नमस्कार मित्रों, आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल सफलतागंज पर। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं सफलतागंज में हिंदी सब्जेक्ट का यह संज्ञा टॉपिक। तो साथियों, इस संज्ञा टॉपिक से बेहतरीन से क्वेश्चन को आप लोगों के समक्ष रखा जा रहा है और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया इस पर अवश्य दें और क्वेश्चन का नंबरिंग करके अपने आंसर जवाब देते रहे कमेंट बॉक्स में। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष दिखाई पड़ रहा है कि निम्न में से संज्ञा शब्द है। तो साथियों, ऑप्शन ए है चलना, ऑप्शन बी है आप, ऑप्शन सी है आकाश और लंबा। साथियों, यहाँ पर चलना क्रिया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं चल धातु है और किसी भी धातु में जब ना प्रत्यय लगा देते हैं तो वो क्रिया बन जाती है। तो चल धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया बन चुकी है। आप शब्द जो साथियों है ये सर्वनाम शब्द है जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है, वो सर्वनाम होता है। जैसे आप किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं तो उसका कोई नाम होता है, तो जब तक नाम होता है, जब उसके नाम का यूज करते हैं, नाम लेकर के आप बात करते हैं तो वो संज्ञा है। और नाम ना लेकर के उसके बदले में अन्य कोई शब्द प्रयोग करते हैं, तो किसी व्यक्ति से जब बात करते हैं तो उसका नाम न लेकर के आप शब्द का प्रयोग करते हैं, तो आप सर्वनाम हो जाएगा। और आकाश शब्द साथियों संज्ञा है। संज्ञा जैसा कि जानते हैं दुनिया में जो भी कुछ है अगर उसको किसी नाम के रूप में हम लोग जानते हैं तो वो साथियों संज्ञा होती है। तो जैसे आकाश नाम होता है, इसको हम जानते हैं संज्ञा के रूप में। आकाश, धरती, पाताल, अंबर, गगन, नभ सारी चीज़ें क्या हैं, संज्ञाएं हैं। और साथियों डी ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा है, तो डी ऑप्शन जो है ये मित्रों लंबा, ये विशेषण है जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे आप बात करते हैं लंबा व्यक्ति, लंबी सड़क, लंबा रास्ता, तो ये रास्ता की विशेषता बताता है, लंबा व्यक्ति है उसकी विशेषता बतलाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो फिलहाल इसमें रेखांकित नहीं किया हुआ है, मैं कर दे रहा हूँ, आप लोग जवाब इसमें देंगे। तो भाई इस वाक्य में बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, बुढ़ापा बताना है कि ये कौन सी संज्ञा है। तो साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो साथियों जब व्यक्तिगत पर्टिकुलर हम एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ व्यक्तिवाचक होती है। और जातिवाचक में उसी प्रकार की अन्य वस्तुओं की बात कर रहे होते हैं, अन्य व्यक्तियों की बात कर रहे होते हैं, अन्य स्थानों की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा जैसे साथियों शहर होता है, अब शहर में हम किस शहर की बात कर रहे हैं नहीं पता। जैसे नदी होता है, किस नदी की बात कर रहे हैं नहीं पता। जैसे हम नेता की बात कर रहे हैं, कौन सा नेता नहीं पता। पुस्तक की बात कर रहे हैं, कौन सी पुस्तक नहीं पता। उसी तरीके से व्यक्तिवाचक में हम राम कहें, नदी में जैसे गंगा कहें, पर्वत में हिमालय कहें, किताब में रामचरितमानस कहें। तो जब व्यक्तिगत हम किसी का नाम लेते हैं तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और समूहवाचक संज्ञा साथियों, समूहवाचक क्या होता है, तो समूहवाचक में बहुत मतलब एक प्रकार की बहुत सारी वस्तुओं को इकट्ठा किया गया होता है, वो भी कृत्रिम रूप से। जब इंसान या कोई मानव या मनुष्य के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को एक जगह एकत्रित किया गया है, उसका समूह बनाया गया है, तो वो समूहवाचक होती हैं। और जब हम बात करते हैं भाववाचक, तो भाव जो होते हैं साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि भाव अदृश्य होते हैं, जिन्हें देखा नहीं जा सकता है, बस महसूस करते हैं। तो जैसे यहाँ पर बुढ़ापा दिया हुआ है, तो बुढ़ापा महसूस करने की चीज़ है कि हाँ बुढ़ापा आ गया है। जैसे कोई जवान होता है तो आप बोलते हैं जवानी आ गई है, बुढ़ापा आ गया है, किशोरावस्था है। तो ये अवस्थाएं जो हैं साथियों ये भाववाचक हैं, ये इसको आप फील करते हैं। तो यहाँ पर साथियों इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो सी जवाब सही होगा, सी जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। बेहतरीन सा क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार से जवाब करना है आप लोगों को। सभी लोग कमेंट में अपना अपना जवाब अवश्य लिखा करें, हर एक क्वेश्चन का जवाब लिख दिया करें। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो साथियों यहाँ पर ध्यान देना है, एक शब्द उत्पत्ति होता है और एक यहाँ पर दिया हुआ है व्युत्पत्ति।
तो उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में फ़र्क क्या होता है? तो साथियों, उत्पत्ति जो नेचुरली उत्पन्न हुआ है वो उत्पत्ति होती है, और व्युत्पत्ति होती है कि जो पहले से था उसमें कुछ चेंज किया गया हो, तो वो साथियों कहलाता है व्युत्पत्ति। इस बात को ध्यान देना, यह समश्रुत भिन्नार्थक शब्द में पूछा जा सकता है। व्युत्पत्ति और उत्पत्ति में फ़र्क क्या होता है? तो उत्पत्ति मित्रों जो होगी मेरे भाई वो होगी नेचुरली, जो प्रकृति से जन्मा है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, वो उत्पत्ति है। व्युत्पत्ति जो पहले से था उसमें कुछ चेंज करके लिखा जा रहा है, तो वो हो जाता है व्युत्पत्ति। ये तो बात हो जाती है शब्द की। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के साथ में कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये भी देख लेंगे एक बार। जैसे पहला होता है रूढ़ि शब्द, रूढ़ि शब्द। दूसरा होता है साथियों यौगिक, यूढ़ और यौगिक। और तीसरा मित्र होता है योग रूढ़। ये जब आप शब्द को पढ़ते हैं, शब्दों के वर्गीकरण को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर पूछा जाता है शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो वहाँ भी ये 3 ही प्रकार दिए होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। तो साथियों ये यहाँ से ध्यान देंगे, इसके 3 प्रकार होते हैं। और वैसे पूछेगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे 5। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है मित्रों, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। तो भाई ये इसका जवाब होता है विश्लिष्ट। विश्लिष्ट क्या होता है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो विश्लिष्ट मतलब जो संज्ञा के साथ दी होती हैं और संज्ञा में ऐड नहीं की जाती हैं। जैसे दिया होता है राम ने, राम ने, श्याम ने। और वहीं पर संश्लिष्ट क्या होता है? जैसे लिखा होता है तुमको, तो ये सर्वनाम के साथ यूज हो रही हैं। तुमको जैसे हो गया, हमको हो गया, तो यहाँ पर को आया, या तुमने होता है यहाँ पर। जैसे राम ने, तो राम संज्ञा है, श्याम ने, सीता ने, रीता ने, गीता ने। वहीं पर तुमने, हमने, उसने, तो सर्वनाम के साथ जब आती हैं तो ये संश्लिष्ट हो जाती हैं, और जब संज्ञा के साथ आती हैं तो विश्लिष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो जवाब होगा ये विश्लिष्ट होगा, मतलब उससे अलग रहती हैं। संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो साथियों विश्लिष्ट कहा जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, तो निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत बार एक क्वेश्चन आया हुआ है। भाववाचक संज्ञा है, बताएंगे भाई भाववाचक संज्ञा क्या है? तो इसमें भाई भाववाचक संज्ञा होती है जागरण। इसकी क्रिया साथियों होती है जागना। जागना क्रिया है, इसका जब भाववाचक बनाते हैं भाववाचक संज्ञा तो हो जाता है जागरण। जागरण करना मतलब एक भाव है, तो जागरण इसको महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन होता है, इस चीज़ को आप विशेष ध्यान देंगे। जागना क्रिया हो जाती है और जागरण इसका भाववाचक होता है। सभ्य व्यक्ति साथियों विशेषण हो जाता है। अपना साथियों अगर शब्द की बात करें तो यह सर्वनाम हो जाता है। और पराया भी एक तरीके से विशेषण होगा। पराई किताब, पराया घर, पराया दोस्त, तो दोस्त की विशेषता है वो पराया है। पराया घर, घर की विशेषता है वो पराया है। अपना सर्वनाम हो गया। सभ्य व्यक्ति, सभ्य इंसान, इंसान की विशेषता हो गई कि वो सभ्य है, तो ये विशेषण हो जाएगा। इसमें सी जवाब सही होगा। जागरण जागना क्रिया से बना हुआ भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें से एक होता है क्रिया भी। तो क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है जागरण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही? बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जैसे कि साथियों केवल लिखा होता गांधी, तो गांधी लिखने से हमको नहीं पता चल पाता कि ये महात्मा गांधी की बात हो रही है, राजीव गांधी की बात हो रही है, या आपके राहुल गांधी की बात हो रही है, प्रियंका गांधी की बात हो रही है, तो पता नहीं किस गांधी की बात हो रही है, अर्थात ये जातिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन जैसे इसको एक वाक्य में लिखा गया कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो फिर गांधी यहाँ पर डिफाइन हो जाते हैं कि वो पर्टिकुलर एक ही इंसान है। तो यहाँ पर गांधी शब्द जातिवाचक है, लेकिन संपूर्ण वाक्य में राष्ट्रपिता
आ जाने से तय हो पाता है कि ये व्यक्ति जो है वो महात्मा गांधी हैं। तो यहाँ पर जातिवाचक से क्या हो रहा है मित्रों, व्यक्तिवाचक में इसको ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। तो देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं। तो साथियों ये क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। अब इसमें जो समारोह लिखा हुआ है, गजराज लिखा हुआ है, दहला लिखा हुआ है, दल्हा, ये साथियों वहाँ के पर्वतों के नाम हैं, यह वहाँ के पर्वतों के नाम हैं। और डोंगर जो होता है साथियों, डोंगर वहाँ के छोटे छोटे पहाड़ों को कहा जाता है। आम भाषा में, छत्तीसगढ़ की आम भाषा में छोटे छोटे पहाड़ों को डोंगर कहा जाता है। तो डोंगर जो होता है वो कई पर्वतों का समूह है, जबकि समारोह, गजराज और दहला ये जो हैं ये पर्टिकुलर एक एक पर्वत के नाम हैं। लेकिन डोंगर जो छोटे मोटे पहाड़ कहीं दिख गए उन्हें डोंगर कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक क्या होता है कि जो पर्टिकुलर एक नाम से एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान जाना जाए। तो समारोह पर्वत होगा वहाँ, गजराज पर्वत होगा, दल्हा पर्वत होगा, तो ये उनके व्यक्तिगत नाम हो जाते हैं। जबकि डोंगर छोटे छोटे पर्वतों को, पहाड़ों को, पत्थरों को बोलते हैं। जिसका जवाब साथियों सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, उचित की भाववाचक संज्ञा होगी। अब यहाँ पर हमने भी बताया आपको लास्ट क्वेश्चन में कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। तो अभी पीछे हम लोगों ने जो बात की वो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो रहा था। अब यहाँ पर विशेषण से हो रहा है। जैसे हम बात करें उचित, तो उचित शब्द विशेषण है, इसका वाक्य का प्रयोग करके देख सकते हैं। उचित व्यक्ति, उचित इंसान, उचित किताब, उचित लोग, उचित स्थान। तो इन सब की विशेषता है क्या कि वो उचित है, मतलब परफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर यह शब्द है विशेषण, और इससे जब भी आप बनाएंगे भाववाचक संज्ञा तो साथ में इसका औचित्य होगा। इसका क्या बनेगा भाई, औचित्य बनेगा। तो यहाँ पर 8 का सी बेहतरीन सा जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा बताना है। राम भाववाचक संज्ञा है, सुरेश है या निर्वाह है या मित्रता। तो मित्रता साथियों जो है ये भाववाचक संज्ञा है। और मित्रता जो भाववाचक संज्ञा बन रही है, इससे बन रही है मित्र शब्द से। और मित्र साथियों होता है जातिवाचक संज्ञा। मित्र है आपका जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया गया है यहाँ पर। और मित्रता की अगर हम बात करें तो मित्रता का भाव होता है। मित्रता आप देख नहीं सकते हैं, तौल नहीं सकते हैं, माप नहीं सकते हैं। कोई व्यक्ति आपके काम आता है, आपकी बात को मानता है, आपके हर सुख दुख में खड़ा रहता है, तो वो मित्र है। अब उसके क्रियाकलाप को देखते हुए आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो मेरा अच्छा मित्र है या नहीं है, वो मेरे साथ मित्रता का भाव निर्वहन कर रहा है या शत्रुता का। तो इसको आप माप तोल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। तो भाव का मतलब ही होता है जिस चीज़ को आप फील करते हैं, वाचक मतलब बताने वाला। तो ऐसा कोई शब्द जो भाव के विषय में बात करें वो भाववाचक संज्ञा होगी। तो यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन में डी ऑप्शन भाववाचक संज्ञा के रूप में जाना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी जवाब बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के समझ आ चुका है। बताना है कि निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा, सॉरी, समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो समूहवाचक संज्ञा की पहचान करना है, जैसा कि समूह शब्द और वाचक। समूह मतलब एक कलेक्टिव नाउन होनी चाहिए जो बहुत सारे चीज़ों को एक साथ कलेक्ट किया गया हो। वाचक मतलब बताने वाला, अर्थात बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा किया गया है, उसके विषय में जो कुछ बता रहा है, जो शब्द बता पाता है वो समूहवाचक संज्ञा होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं समूहवाचक में सभा, कक्षा, भीड़ और दौड़। तो साथियों सभा की हम बात करेंगे तो सभा लगी होगी, उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा किए गए होंगे। अच्छा, ये नेचुरली नहीं होगी कि जैसे कि भीड़ पहले से होती, भीड़ तो कभी इकट्ठा की जाती है। कक्षा जो है एक क्लास है, वो एक टाइमिंग होती है, एक इंसान बनाता है कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे हो गए हैं, मैं उनको बड़ी क्लास में शिफ्ट करता हूँ, छोटी क्लास में शिफ्ट करता हूँ, तो वो इंसान बनाता है। एक सभागार में इंसान कई लोगों को एकत्रित करके, बहुत सारे लोगों को एकत्रित करके
वहाँ पर एक सभा का आयोजन करता है। भीड़ भी क्या होता है, नेताजी की रैली के लिए भीड़ जुटाई जाती है। तो ये सब चीज़ें कृत्रिम रूप से की जाती हैं। समूहवाचक में यहाँ पर तो ये तीनों ही क्या होंगी भाई, समूहवाचक मतलब कृत्रिम रूप से इन सबको इकट्ठा किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है। परंतु हम दौड़ की बात करें तो दौड़ शब्द यहाँ पर क्या है साथियों, तो ये भाववाचक संज्ञा है। ये भाववाचक संज्ञा हो जाती है, क्योंकि दौड़ दौड़ शब्द जो है ये भाव है। जैसे कहा जाए कि दौड़ हो रही है, तो यहाँ पर इस चीज़ को आप महसूस करेंगे कि दौड़ हो रही है। अब यहाँ पर ये बना किससे है दौड़ शब्द भाववाचक संज्ञा, तो इसमें मूल शब्द जो है साथियों वो दौड़ना है। दौड़ना क्रिया है और क्रिया से बना हुआ शब्द है भाववाचक संज्ञा। दौड़ दौड़ चल रही है, दौड़ हो रही है, तो उसको आप देखते हैं। लेकिन उसमें आप जब दौड़ को देखते हैं तो क्या देख पाते हैं, दौड़ नहीं देख पाते हैं। आप दौड़ने वाले व्यक्ति को देख पाते हैं। बहुत करीब से देखेंगे तो उसके पैर देखेंगे, उसके जूते देखेंगे और ज़मीन की मिट्टी देखेंगे। लेकिन दौड़ को आप महसूस करेंगे कि हाँ वो व्यक्ति बहुत तेज़ दौड़ रहा है, बहुत स्लो दौड़ रहा है, और उसमें स्लो जैसा कुछ नहीं देख पाते हैं। या उसके दौड़ने में तेज़ी क्या होती है, तेज़ी तो नहीं दिखाई देती। लेकिन आप उसके कदमों को देखते हैं कि बहुत काफ़ी फास्ट चल रहे हैं, तो तेज़ दौड़ रहा है। उसके कदम बहुत स्लो चल रहे हैं, तो वो स्लो दौड़ रहा है। तो इस तरीके से भाववाचक संज्ञा जो होती है उसे ना देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, माप नहीं सकते हैं, तौल नहीं सकते हैं। तो साथियों ये 10वां क्वेश्चन होता था। ये बेहतरीन से क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, मैं वादा करता हूँ आप लोगों से। आप अगर लगातार वीडियो को देखते रहेंगे तो आपके आगामी परीक्षा 18 फरवरी को यही क्वेश्चन से या इसी प्रैक्टिस सेट से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन मैच होने वाले हैं, मैं इतना दावा करता हूँ। अगर आप इस चीज़ को निरंतर बने रहेंगे हम लोग के साथ, तो अगर आपको जानकारी या दिए हुए क्वेश्चन कुछ कंटेंट में दम लगता है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे। और आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तो आप लोग अगर अब तक देख रहे हैं इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो भाई अगर पसंद आ रही है तो प्रोसेस सारा कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम।